हेलो स्टूडेंट्स, माता कृष्णावती महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य की दूसरी क्लास में आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था साहित्य इतिहास के काल विभाजन और नामकरण का, हमने पढ़ा था कि साहित्य इतिहास के अंतर्गत साहित्य का जो इतिहास हमने पढ़ा था उसमें जो काल विभाजन किया गया था साहित्य इतिहास का, तो उसमें 4 नामकरण इसके जो सर्वाधिक मान्य थे, जिसमें से पहला था आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल तथा चतुर्थ काल है आपका आधुनिक काल। आदिकाल का समय 7वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक माना जाता है। भक्ति काल का समय 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक माना जाता है तथा रीतिकाल का समय 17वीं सदी से 19वीं सदी तक माना जाता है तथा आधुनिक काल का समय 19वीं सदी से प्रारंभ होकर अब तक मान्य है। हम इन काल का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आदिकाल के बारे में। हम आज की क्लास में देखेंगे कि आदिकाल का जो नामकरण है वो विभिन्न साहित्यकारों ने किस आधार पर किया है। अलग अलग साहित्यकारों ने आदिकाल का नामकरण अलग अलग किया है, तो किस साहित्यकार ने आदिकाल को क्या नामकरण दिया और क्यों दिया, इसके बारे में हम आज की कक्षा में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। द्वितीय स्थान पर आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। कौन सा काल कहा है? आरंभिक काल। तृतीय स्थान पर आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल, आदिकाल को किस काल की संज्ञा दी है? चारण काल की। तत्पश्चात रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल दोनों ही नाम की संज्ञा दी है। आपके 4th नंबर पर जो आते हैं वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने इसे बीज वपन काल की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिन्होंने इस काल को
आदिकाल की संख्या दी है। अब हम पढ़ेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल क्यों कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल के अंतर्गत 12 रचनाओं को आधार बनाया है, लेकिन इनके नामकरण की जो परिधि है केवल वीर गाथा काल, वीर गाथा काल के अंतर्गत इनके नामकरण की परिधि अत्यंत संकुचित दिखाई देती है। इन्होंने भक्ति, श्रृंगार और नीति का जो साहित्य था उसे अपने इस काल के अंतर्गत स्थान नहीं दिया है। वीर गाथा काल जो नाम से ही लगता है, जो वीर गाथाओं से रिलेटेड होने के कारण इसे वीर गाथा काल कहा है, लेकिन उस समय में जो भक्ति, नीति इत्यादि से संबंधित साहित्य था उसे इस नामकरण के द्वारा सामने नहीं लाया जा सकता है। अतः इस नाम को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। दूसरा है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मिश्र बंधु 3 भाइयों के नाम हैं, जिनमें हैं श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। लेकिन इन्होंने इस काल में किसी भी प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया है। अतः जो आरंभिक काल नाम है वो किसी भी प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से नहीं बताता है। अतः आरंभिक काल नाम भी सर्वाधिक मान्य नाम नहीं है। तीसरे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा दिया गया चारण काल नाम, लेकिन चारण काल नाम जो वह भी आदिकाल का पूरे रूप से व्याख्यान नहीं करता। चारण जो साहित्य है वह, क्योंकि आदिकाल का जो शुरुआत मानी गई है वो मानी गई है 643 ईस्वी से, लेकिन उस समय चारण साहित्य का कोई भी आलेख हमें प्राप्त नहीं होता है। इसमें किसी भी प्रकार की चारण प्रवृत्ति के साहित्य के बारे में विवेचन नहीं मिलता है, इसलिए चारण काल नाम भी सर्वाधिक मान्य नहीं है। तत्पश्चात हम बात करते हैं राम कुमार वर्मा द्वारा दिए गए संधि काल और चारण काल नाम की। राम कुमार वर्मा ने 2 खंडों में विभाजित करते हुए इसका नामकरण किया है। संधि काल नाम दिया है उन्होंने क्योंकि उस समय सिद्ध साहित्य तथा जैन साहित्य, ये दोनों ही साहित्य प्रचलित थे, तो उनके आधार पर इन्होंने इसे संधि काल नाम दिया। तत्पश्चात चारण काल एक समाज के वर्ग का बोध करवाता है, अतः इन्होंने संधि काल और चारण काल दोनों ही नाम दिए हैं। नेक्स्ट आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया बीज वपन काल, लेकिन इस नाम को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उस समय साहित्यिक रचनाओं का बीजारोपण ही किया गया हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उस समय जो साहित्यिक रचनाएं थी वो अपने प्रौढ़ावस्था में थी, वो नवीनीकरण की अवस्था में नहीं थी, इसलिए बीज वपन काल भी यह नाम जो है वो सर्वाधिक मान्य नहीं है। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया आदिकाल नाम। इसे विद्वानों का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ है। ये जो आदिकाल नामकरण है वो उस समय की व्यापक पृष्ठभूमि का, आदिकाल शुरू से चली आ रही साहित्यिक रचनाओं को संकलित किए हुए, तो ऐसी रचनाओं को संकलित करे जाने के कारण जो आदिकाल नामकरण है वो पूरी व्यापक पृष्ठभूमि का बोध हमें करवाता है, जिस पर आगे का साहित्य भी निर्मित हुआ है। एक महत्वपूर्ण काल जो हमारा शेष है वो है सिद्ध सामंत काल। ये नामकरण दिया गया राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। आदिकाल के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाम हुआ वो हुआ राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया सिद्ध सामंत काल नाम। इस युग में धार्मिक क्षेत्रों में सिद्धों और नाथों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था, इसलिए यह सिद्ध काल के अंतर्गत आया और उस समय राजनीतिक क्षेत्र में सामंतों का प्रभुत्व था, इस कारण इसे सिद्ध सामंत काल का नाम दिया गया। आदिकाल के बाद जो नामकरण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ वह है सिद्ध सामंत काल। तो अब विभिन्न साहित्यकारों द्वारा दिए गए नामकरण का अध्ययन करने के पश्चात हम अध्ययन करेंगे उस समय के प्रथम कवियों के बारे में,
विभिन्न साहित्यकारों ने अलग अलग कवियों को पहला कवि, आदिकाल का प्रथम कवि माना है। तो अब हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम जो प्रथम कवि माने गए हैं वो हैं सरहपा। इन्हें प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल के प्रथम कवि या इन्हें हिंदी के प्रथम कवि भी माना जाता है। सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने पहले कवि का दर्जा दिया गया है। द्वितीय स्थान पर आते हैं पुष्य या पुंड। इन्हें प्रथम कवि माना है शिव सिंह सेंगर ने। सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम कवि माना है और पुष्य या पुंड को शिव सिंह सेंगर ने। तत्पश्चात विद्यापति को डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रथम कवि माना है। शालीभद्र सूरी जिन्हें प्रथम कवि का दर्जा दिया है गणपति चंद्र गुप्त ने। किसने दिया है प्रथम कवि का दर्जा? गणपति चंद्र गुप्त ने। तत्पश्चात हैं स्वयंभू को प्रथम कवि का दर्जा दिया है रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा के पश्चात अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रथम कवि का दर्जा दिया है। नेक्स्ट है जो आपके कवि वो हैं मुंज को प्रथम कवि का दर्जा दिया है शुक्ल जी ने। तो ये हैं आदिकाल साहित्य के प्रथम कवि तथा उन्हें प्रथम कवि मानने वाले साहित्यकार। अब हम जानेंगे आदिकाल में जो साहित्य 4 भागों में विभाजित किया गया था उसके बारे में। आदिकाल के साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 4 भागों में, जिनमें कि पहला नाम आता है सिद्ध साहित्य का, दूसरा है नाथ साहित्य, तीसरा जैन साहित्य, चतुर्थ है आपका रासो साहित्य। सर्वमान्य रूप से आपको यह 4 साहित्य ही मिलेंगे, लेकिन 5वां जो कि कहीं कहीं आपको मिलेगा लोक साहित्य के नाम से, इसके अंतर्गत उस साहित्य को रखा गया है जो कि इन चारों साहित्यों के अंतर्गत आने के पश्चात लोक धारा के अंतर्गत जो साहित्य रह गया था उस साहित्य को लोक साहित्य के अंतर्गत रखा गया है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य की। सिद्ध साहित्य का जो समय है वो 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। सिद्धों की संख्या जो मानी गई है वो 84 मानी गई है। सिद्ध निरीश्वरवादी थे, ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे तथा तांत्रिक साधना पर बल देते थे। ये लोग जात पात वर्ण इन सब का भी विरोध करते थे, इन सब की निंदा करते थे। विवाह के प्रति इनकी बिल्कुल भी आस्था नहीं थी, लेकिन यह नारी भोग में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। शांत और श्रृंगार रस की जो प्रधानता है वो सिद्ध साहित्य में मुख्यतः उभर कर आती है। इनके अंतर्गत सिद्ध साहित्य के अंतर्गत ही सरहपा थे जो कि हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आती हैं। द्वितीय हम अध्ययन करेंगे नाथ साहित्य का। जो नाथों की संख्या मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 9। नाथ संख्या में 9 माने गए हैं। यह नाथ साहित्य सिद्ध साहित्य का एकदम विपरीत, लगभग बहुत सारी बातों में यह विपरीत माना जाता है। यह शिव उपासना पर बल देते थे। इनके
जो साहित्य है उसके अंतर्गत ब्राह्मणवाद, शास्त्रवाद का भरपूर विरोध किया गया था। ये मानवीय मूल्यों की स्थापना पर भी बल देते हैं। इनके साहित्य के अंतर्गत दलित और जो पीड़ित वर्ग है उसके उत्थान का बहुत ही प्रयास किया गया था। ये मूर्ति पूजा के नाथ साहित्य के अंतर्गत जो मूर्ति पूजा है उसका बहुत ही विरोध किया गया है। आगे चलकर जो हमारे उत्तर भारत की संत परंपरा का सर्वाधिक प्रभाव जो है वो नाथों का प्रभाव संत परंपरा पर दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैन साहित्य के बारे में। गुजरात के जो काठियावाड़ इलाका है, गुजरात का काठियावाड़ इलाका, वहाँ पर जैन साहित्य का जो सर्वाधिक रूप से सृजन किया गया है। राष्ट्रकूट, सोलंकी, चालुक्य, इन सब राजाओं के आश्रय में सर्वाधिक रूप से जैन साहित्य की रचना की गई है। लेकिन इसमें रहस्य जो होता है उसकी सर्वाधिक, उस प्रवृत्ति की सर्वाधिकता हमें दिखाई देती है। अत्यंत प्रचुर मात्रा में उपदेशात्मकता का भी प्रयोग किया गया है। यह जो साहित्य है वो मानवीय सुख दुख, प्रेम, वैराग्य की अपेक्षा सदाचार और सात्विक जीवन पर बल देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रासो साहित्य काल की। आदिकाल के अंतर्गत जिस साहित्य को सर्वाधिक अप्रामाणिक माना गया है, जिसे मान्यता नहीं दी गई है, ऐसा जो सारा साहित्य है वो रासो साहित्य के अंतर्गत आता है। पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक अप्रामाणिक ग्रंथ माना गया है, जिसकी प्रामाणिकता के बारे में आज भी एक मत विचार प्राप्त नहीं होते हैं। रासो साहित्य के अधिकतर इसमें जो है डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। अब डिंगल भाषा क्या है? अपभ्रंश मिश्रित जो राजस्थानी भाषा है वह कहलाती है डिंगल भाषा, और अपभ्रंश मिश्रित जो ब्रिज भाषा है वह कहलाती है पिंगल भाषा। तो जो रासो साहित्य है वो हमें सर्वाधिक किस में प्राप्त होता है? डिंगल भाषा में। रासो ग्रंथ की जो तिथियां हैं, क्योंकि वो ऐतिहासिकता से मेल नहीं खाती हैं, रासो साहित्य के अंतर्गत कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा है। कल्पनाशीलता के अंतर्गत इसके कवि इतने अधिक गहराई में डूब गए हैं कि उन्होंने साहित्यिक तिथियों को उन घटनाओं से मेल ही नहीं किया। इसी कारण से जो रासो साहित्य है वो बहुत अधिक अप्रामाणिक माना गया है। इसके अंतर्गत रासो साहित्य में युद्धों का अत्यंत सजीव वर्णन हमें दिखाई देता है। कल्पनाशीलता के कारण जो युद्धों का वर्णन है वो हमें पूर्णतः सजीव लगता है, जैसे कि हमारे समक्ष ही वो सब घटनाक्रम हो रहा हो। वीर और श्रृंगार रस अधिक रूप से रासो साहित्य की रचनाओं में दिखाई देता है। लेकिन इसकी एक कमी है कि जो रासो साहित्य है वो केवल दरबारी साहित्य बनकर ही रह गया है। इसमें जन जीवन के साहित्य का, उनसे उनके सुख दुख का, उनके जो भावनाएं हैं उनसे इस साहित्य का कोई भी जुड़ाव दिखाई नहीं देता है। अब हम अध्ययन करेंगे आदिकाल की मुख्य रचनाओं के बारे में और उनके कवियों के बारे में। आदिकाल के अंतर्गत वैसे तो बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं, लेकिन उनमें से कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिन्होंने आदिकाल में मुख्य स्थान प्राप्त किया है। तो अब हम उन रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे तथा उनको लिखने वाले कवियों के बारे में। तो पहली रचना है आपकी सरहपा के द्वारा ही लिखित दोहा कोश। सरहपा की जो रचना लिखित है उसका नाम है दोहा कोश। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहुल शंकरत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपा के 32 ग्रंथों का जो इतिहास है वो हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है शबरपा। शबरपा सरहपा के ही शिष्य थे। इनके द्वारा जो लिखित रचना है वो है चर्या पद। यह सरहपा के ही शिष्य थे। अब हम बात करेंगे अगले कवि के बारे में जो है डोम्भी पा। इनकी जो रचना हमें प्राप्त होती है वो है योग चर्या तथा डोम्भी गीतिका। कुल
मिलाकर इनके 21 ग्रंथों की जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन योगचर्या तथा नौवें गीतिका सर्वाधिक रूप से प्रचलित रचनाएं हैं। नेक्स्ट है स्वयंभू। स्वयंभू की रचना का नाम है पौंचर्य। इनकी रचना का नाम है पौंचर्य। इसके अंतर्गत 1200 श्लोक, 90 संधियां और 5 कांड मिलते हैं। यह अत्यंत ही विस्तारित रूप से लिखी गई रचना है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आचार्य देवसेन की। आचार्य देवसेन की रचना का नाम है श्रावकाचार। आचार्य देवसेन द्वारा लिखित रचना है श्रावकाचार, जिसके अंतर्गत 250 दोहे लिखे गए हैं। नेक्स्ट है पुष्पदंत। पुष्पदंत की 2 रचनाएं सर्वाधिक रूप से प्रचलित हैं, जिनमें से पहली है न्यायकुमारचर्य और दूसरी है जसहरचर्य। जसहरचर्य जो कि यशोधर नामक पुरुष पर लिखी गई है। इसके पश्चात हम बात करते हैं शालिभद्र सूरि के बारे में। शालिभद्र सूरि की रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। शालिभद्र सूरि की रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। नेक्स्ट है दलपति विजय। दलपति विजय की रचना का नाम है खुमान रासो जो रचना है वह श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के राजाओं के इतिहास से वर्णित है। यह डिंगल भाषा में लिखी गई एक रचना है जो कि अति प्रसिद्ध साहित्य है। नेक्स्ट है आपका नरपति नाम है जो रचना रचित की है उसका नाम है बीसलदेव रासो एक प्रेमाख्यान काव्य है। यह एक प्रेम काव्य है। नेक्स्ट है जगनीत द्वारा लिखी गई परमार रासो या आला खंड जो है राजा परमर्दी राव के 2 सेनापतियों आला तथा उदल के वीर गीतों से रचित उनके जो काव्य है उस पर आधारित यह लिखा गया है। आला व उदल दोनों ही अत्यंत वीर सेनापति थे राजा परमर्दी देव के, तो उन्हीं की वीरता से संबंधित जो काव्य आख्यान है वो आला खंड में लिखा गया है। उत्तर प्रदेश वाली सब जगह पर आज भी वर्षा ऋतु में आला खंड का गुणगान किया जाता है। नेक्स्ट है हमीर रासो। शारंगधर द्वारा रचित हमीर रासो के अंतर्गत राजा हमीर देव के व्याख्यान किए गए हैं। उनकी वीरता, उनके जो राजकाज है उसके बारे में जो वर्णन है वो हमीर रासो के अंतर्गत
किया गया है। राजा हमीरदेव रणथंभौर के राजा थे। नेक्स्ट है चंद्रभाई दाई द्वारा इनके द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के बारे में यह कहा जाता है कि चंद्रप्रदायी इसे पूर्ण नहीं कर पाए थे, क्योंकि यह कथा प्रचलित है कि इनकी जन्म और इनका मृत्यु ये जो है एक समान ही डेट पर हुए थे, समान तिथियों पर ही इनका जन्म और समान तिथियों पर ही इनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय चंद्रप्रदायी अपना जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है वो लिख रहे थे, लेकिन अंत समय आ जाने के कारण उनका जो रासो का ग्रंथ है वो अधूरा ही रह गया और इन्होंने जाते समय इसको पूरा करने की जो जिम्मेदारी है वो अपने पुत्र को सौंप दी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो, इनके द्वारा लिखी गई आशिका तथा मुकरियां, आशिका तथा मुकरियां सर्वाधिक प्रचलित हैं। मुकरियां के अंतर्गत इन्होंने अलग अलग तरह की पहेलियों का वर्णन किया है जो कि काफी प्रसिद्ध हुई थी। उन्हीं पहेलियों के अंतर्गत ही उनके उत्तर भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। और हमारे आदिकाल के जो अंतिम कवि हैं वो हैं विद्यापति, जिनकी रचनाओं के नाम हैं पदावली, कीर्ति लता तथा कीर्ति पताका। विद्यापति की 3 रचनाएं सर्वाधिक रूप से प्राप्त होती हैं, पदावली, कीर्ति लता तथा कीर्ति पताका। यह विद्यापति जो है वो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। इन्होंने गीति काव्य जो परंपरा है उसको शुरू किया था। गीति काव्य परंपरा को शुरू करने का जो श्रेय है वो विद्यापति जी को ही जाता है। तो इसी के साथ हमारा आदिकाल का जो सामान्य परिचय है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अगली क्लास में हम भक्ति काल के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।